नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। 2024 में विजय पथ पर चलने के लिए यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है। जहां बीजेपी एक तरफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न देश भर में मनाने की तैयारी कर रही है, तो इसी के जवाब में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेगी, जो 67 दिनों में 14 राज्यों से गुजरेगी। वहीं 24 चुनाव को धार देने के लिए बीजेपी हर स्तर पर प्लानिंग कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की और बताने की कोशिश की कि लाखों गांव तक बीजेपी की विकसित भारत यात्रा पहुंच चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या 2024 की जंग यात्राओं के जरिए जीती जाएगी, क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मैसेज पूरे देश में बीजेपी देना चाहेगी। तो कांग्रेस भारत न्याय यात्रा के जरिए मणिपुर टू महाराष्ट्र तक लोगों से सीधा संवाद करना चाहेगी। अब किसका क्या असर होगा, क्यों होगा, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है, उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये आज जहां पर विकास यात्रा चल रही है ना, सालों दर साल हमने यहाँ पर काम किया है। आपको कई 100 लोग ऐसे मिल जाएंगे, टैक्सी यूनियन वाले मिल जाएंगे जिनके लोन्स हुए हैं, जिनको नई टैक्सी खरीदने का मौका मिला है, जिनको बैंक की व्यवस्था के माध्यम से मुद्रा लोन, बैंकिंग फैसिलिटी, चूल्हा गैस का, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से हमने जो आज विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री चला रहे हैं, 1 साल पहले यहाँ पे महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उन लोगों को हम लोगों ने हाथ की मशीनें दिलवाई थी। कई रानी मिस्त्री और राज मिस्त्रियों को उनके टूल्स दिलवाए थे। हम टूल प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ये टूल किट बनाने का काम करते हैं। तो इस देश में अन्याय किसने फैलाया और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाएं किसने खड़ी की, वो देश की जनता को पता है। और इसी अन्याय का सामना करते हुए 2014 में इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताया था। राहुल जी का पूरा राइट है, अधिकार है उनका पार्टी के लेकर एक प्रोग्राम करने का। स्पेशली उनका पार्टी फेल किया है रिसेंट इलेक्शंस में, तो उसका जिम्मेदारी है डैमेज कंट्रोल करना। लेकिन ये देखना है कि वो उनका जो प्रोग्राम वो भाजपा का स्टेट में, भाजपा का एरिया में कर रहा है या नॉन भाजपा वाला एरिया वहां पर वो घुस रहे हैं। अगर बंगाल जैसा नॉन भाजपा एरिया, हम लोग तृणमूल कांग्रेस तो भाजपा को डिफीट कर दिया है, वहां पर अगर वो घुसना चाहता है तो वो तो भाजपा का ही हाथ मजबूत कर रहा है। तो इसीलिए उनका रूट जो है वो ठीक से संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गांवों तक पहुंच रहा है, गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। और इसलिए इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों का, विशेष करके मेरी माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। नौजवानों की ऊर्जा इसके साथ लगी है, नौजवानों की शक्ति इसमें लगी हुई है। सारे नौजवान भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। हम अपने पॉलिटिकल पैनल पर चले, लेकिन उससे पहले आज देश का सवाल क्या है।
आज देश का सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा कांग्रेस को? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा क्या बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगी? क्या कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा राम मंदिर के जवाब में है? क्या धर्म बनाम न्याय की सियासत तेज होगी? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ अनिल अग्रवाल, सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। शिवम छावड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। एडवोकेट महिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से। रविंद्र प्रताप, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से। और डॉक्टर सीमा मलिक, प्रवक्ता एनसीपी की तरफ से। और सिद्धार्थ शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैं शुरुआत अनिल जी आपसे करना चाहूंगा। दो चीजें, पहला, एक तरफ न्याय यात्रा, दूसरी तरफ बीजेपी की यात्रा, और एक एंगुलर में आप देखिए राम मंदिर, जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। बीजेपी ने कहा है कि इसकी जो फार रीचिंग कैपेसिटी है, लोगों तक पहुंचाइए राम मंदिर के बारे में। क्या 24 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी यात्राएं कर रही हैं, अपने अपने तरीके से रीच आउट करने की कोशिश कर रही हैं? अनिल जी, आवाज, सवाल आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, आता हूं आपके पास। हमारे साथ एडवोकेट महिमा सिंह भी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बहुत स्वागत है महिमा जी। लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पीक सीजन होगा चुनाव का, तो लोग कह रहे हैं कि एक तरफ चुनाव का प्रचार होगा, दूसरी तरफ यात्रा को आपने रखा है, इसका क्या होगा? और कहा साहब, जो यात्रा निकली थी, अब जो रिजल्ट्स आए, बहुत ज्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला, अगर आप तेलंगाना को छोड़ दीजिए। तो क्या यात्रा वाकई में राजनीतिक तौर से कांग्रेस पार्टी के लिए फायदे का सौदा है 24 को देखते हुए? जय हिंद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये कालजयी पंक्तियां हैं रजत जी, जिसमें से एक अंश में पढ़कर अभी आपको सुनाने वाली हूं कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये भाजपा के लिए एक स्पष्ट संदेश है और उसी संदेश के साथ हम इस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि मणिपुर से इस यात्रा का आगाज होगा और यात्रा का नाम आप सबको अब विदित है, भारत न्याय यात्रा। जो अन्याय इस देश के लोगों के ऊपर पिछले 9 वर्षों से भाजपा लहर के रूप में बरपा रही है, मणिपुर के हश्र को हम देख रहे हैं, जो अब लगभग आधे साल से ज्यादा हो चुका है उसको जलते हुए। और मुझे लगता है देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रदेशों में यही हाल है। लेकिन भाजपा अपनी हेडलाइन मैनेजमेंट से खुश है और उसी हेडलाइन मैनेजमेंट से, उसी सोशल मीडिया मैनेजमेंट से, उसी इमेज मैनेजमेंट से वो इस देश के अंदर लोकसभा का चुनाव जीत लेना चाहते हैं। हमने देखा कि उनकी अपनी पार्टी के कद्दावर नेता सत्यपाल मलिक जी बार बार चेता रहे हैं कि यदि 2024 में ये लोग आ गए तो उसके बाद शायद चुनाव भी ना हो। तो इस संदेश को लोगों तक लेकर जाना, ये जो लोकतंत्र के ऊपर आज जो आपदा आ पड़ी है भाजपा के नाम की, इसको लोगों के बीच में लेकर जाना, लोगों को इस बात से अवगत कराना। मीनाक्षी लेखी जी के पति जब ये बताते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के वकील हैं वो, और मीनाक्षी लेखी जी के पति होते हुए वो ये बताते हैं कि किस तरह से ये जो कानून में संशोधन किया गया है, चाहे वो न्याय संहिता हो, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो या एविडेंस एक्ट हो, कि किस तरीके से लोकतंत्र के लिए खतरा है, असंवैधानिक है। मतलब देखने वाली बात यह है कि भाजपा की अपनी एक मंत्री पति ये बता रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी के पति किताबें लिख लिख कर बता रहे हैं, लेकिन उसे पढ़ने कौन जाए, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आज जो है एक तरह से अग्रसर है इस देश के अंदर भाजपा के राज। तो इसलिए ये यात्रा आवश्यक हो जाती है रजत जी, जिसके अंदर जब पहले हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, बार बार पूछा गया कि ईस्ट और वेस्ट का क्या, ईस्ट से वेस्ट कब होगी यात्रा, तो अब वो हम करने जा रहे हैं आज, जब ये और ज्यादा आवश्यक हो गया है मणिपुर के हाल को देखते हुए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस तरह से कानून का मर्दन हो रहा है, 24 भी है टारगेट में, लेकिन महिमा जी, ये राजनीतिक दल अगर कोई काम करेगा तो वो ये कहे कि नहीं साहब सिर्फ यात्रा कर रहे हैं,
कोई एनजीओ नहीं, नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल नहीं, 24 में बिल्कुल आपको नहीं, उसका फायदा। ठीक है, आ रहा बिल्कुल हूं नहीं। शिवम के पास। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। मैंने तो पहले ही आपको कहा कि सत्यपाल मलिक जी का जो बयान है वो हाँ 2024 चुनाव को लेकर ही मैंने कहा कि देखिए ठीक है। 2024 का चुनाव तो आगामी है ही। हम्म, ये किसने कहा कि हम एनजीओ हैं? हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, इसीलिए राजनीतिक संदेश को ठीक है, लोगों के आ रहा बीच हूं, एक बार शिवम को पहुंचाना जोड़िए। और शिवम, न्याय सुनिश्चित करना पहले हमारा भारत कर्तव्य। जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अब न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई तक 14 राज्य कवर होंगे। लगभग 6200 किलोमीटर का एक टारगेट रखा है कांग्रेस पार्टी ने। सीधी बात है, 24 का चुनाव सामने है। दूसरी तरफ बीजेपी का रीच आउट प्रोग्राम, राम मंदिर को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ये दो चीजें सामने खड़ी हैं और यही दो चीज जो है वो सीधे रथ जो है वो 24 के चुनाव की तरफ जा रहा है। दोनों लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। रजत भाई, जो पहली बात की आपने भारत जोड़ो यात्रा और जो भी न्याय यात्रा कांग्रेस चलाने जा रही है उसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा भी एक ऐसा अटेम्प्ट था कि राहुल गांधी जी को रीलॉन्च करना चाहते थे और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो नहीं, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा जरूर थी, जिसमें उन्होंने प्रयास किया कि नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी कार्यकर्ता किसी न किसी तरह किसी प्रकार से भी एकजुट हो जाएं। क्योंकि G23 जो कांग्रेस का G23 था उसके बारे में सभी जानकार हैं। मुझे लगता है उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। कहीं ना कहीं जो पार्टी अपना अध्यक्ष चुनने में लगातार मैराथन बैठकें कर सकती है और कहीं ना कहीं एक अध्यक्ष उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उस पार्टी का क्या होगा इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रही बात न्याय की, तो निश्चित रूप से ये न्याय यात्रा जरूर है, क्योंकि ये न्याय दिलाना चाहते हैं राहुल गांधी जी को एक बार फिर रीलॉन्च करने के लिए। कहीं ना कहीं जो क्लाउड हम कह आ रहा हूं, सकते महिमा हैं, जी आ रहा जिस प्रकार का प्रभाव वो दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये राहुल गांधी जी को बाइज्जत बार बार रीलॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जीरो है और कहीं ना कहीं देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि जिस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं होगा वो देश के लोकतंत्र का नेतृत्व कैसे कर सकती है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो विकास यात्रा लगातार चल रही है। 2014 से लेकर के अब तक लगातार विकास यात्रा चल रही है और कहीं ना कहीं राम मंदिर का विषय की आपने चर्चा कर रजत भाई, ये तो मेरी आस्था का विषय है, मेरे धर्म का विषय है, मेरी आस्था का विषय है और एक एक हिंदुस्तानी 125 करोड़ देश के हिंदुस्तानियों का ये आस्था का विषय है, ये देश की संस्कृति का विषय है और इस पे धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देना चाहिए, मेरा नहीं। ऐसा मानना है। शिवम, लोग ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन है वो ये कह रहा है कि साहब इसको आप बिल्कुल पॉलिटिसाइज कर रहे हैं राम मंदिर के इशू को। आप देखिए कई सारे विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिनको मैंने सुना, चाहे वो ममता दी हो या फिर सीताराम येचुरी हो, कह रहे साहब आप पॉलिटिसाइज मत करिए इसको। रजत भाई, उस कार्यक्रम के अंदर में आप कल्पना करिए, पहली बात तो ये मेरी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये वहां के ट्रस्ट का कार्यक्रम है। ट्रस्ट के कार्यक्रम के कांग्रेस के नेताओं को भी इनवाइट किया गया, सीपीएम के नेताओं को भी इनवाइट किया गया, बाकी दलों के लोगों को भी इनवाइट किया गया, देश के सभी लोगों को इनवाइट किया गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ माय पॉलिटिकल एफिलिएशन। आपत्ति किस बात की है, ये तो बता दें। इस बात पे काहे की आपत्ति भाई? ठीक है, खैर, इन सब चीजों में आपत्ति करने का विषय ही नहीं होना चाहिए। मैंने कहा राजनीति से परे विषय है, ठीक है, कहीं ना कहीं आस्था का विषय और देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। 500 साल के संघर्ष के बाद में अयोध्या जी में रामलला जी की स्थापना और ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा आ रहा हूं। होगी। इससे हट का विषय तो हो ही आ रहा नहीं हूं सकता है। शिवम जी, आ रहा हूं, महिमा जी आ रहा हूं। एक बार ओपनिंग कमेंट ले लूं, 2-3 प्रवक्ता और हैं, उसके बाद आते हैं रविंद्र जी के पास। रविंद्र प्रताप जी, समाजवादी पार्टी। रविंद्र जी, दो चीजें हैं। पहला, राम मंदिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का ही है। आप उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। इसकी मारक क्षमता क्या होगी 24 के चुनाव में? क्या सीधा बेनिफिट टू बीजेपी है? पहला। सेकेंड पार्ट, राहुल गांधी ने पहले भी भारत जोड़ो यात्रा करी, दोबारा यात्रा करने जा रहे हैं। इंडिया अलायंस है, आप लोग भी अलायंस पार्टनर है। पिछली बार न्योता भेजा था, लेकिन अखिलेश यादव ने पहले कहा बहुत देर से आया न्योता, मेरे प्रोग्राम है। तो क्या इस बार अखिलेश यादव जाएंगे इस यात्रा में? देखिए रजत भाई साहब, आपने प्रभु श्री राम जी के मंदिर की बात कही, तो प्रभु श्री राम जी के मंदिर का इतिहास समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रभु श्री राम के मंदिर को 1992 में गिराया था, उसके बाद से केंद्र से भी बाहर हो गए थे और राज्य से भी बाहर हो गए चुनाव के बाद में। तो अभी प्रभु श्री राम मंदिर पे अगर ये लोग किसी भी प्रकार का एजेंडा पैदा करने की कोशिश करेंगे राजनीतिक, तो फिर ये बाहर हो जाएंगे। फिर एक शब्द बोल दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने
कि श्री रामलला जी को स्थापित करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्रभु श्री राम को कोई स्थापित नहीं कर सकता इस विश्व में, वो स्वयं ही स्थापित है। भारतीय जनता पार्टी की या उनके ट्रस्ट की आवश्यकता नहीं है, किसी कोर्ट की जरूरत नहीं है, वो स्वयं स्थापित है। फिर रही उनके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की बात, तो जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा 1949 में मान दिग्विजयनाथ जी महाराज कर चुके हैं। तो इस झूठ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अयोध्या हम लोग के केंद्र में रहा है। अब अगर इसका माइलेज वो राजनीति में लेना चाहते हैं तो ये सुन लीजिए, 1950 200 मतलब जो लोकसभा का 19 का चुनाव था उसमें 50% वोट पाए, 22 में जो विधानसभा 8 सीटें 9 सीटें कम हो गई, 22 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ 41% पाए, 57 सीटें कम हो गई। फिर निकाय का चुनाव हुआ तो 30% वोट पाए। तो इनकी आवश्यकता नहीं इनके प्रचार करने की। जब हम लोग का कोई कॉन्फ़िगरेशन बड़ा होता है, चाहे वो पंचकोसी परिक्रमा हो, 15 कोसी परिक्रमा हो या किसी प्रकार का कुंभ हो या अर्ध कुंभ हो, तो करोड़ों लोग 18 करोड़ लोग इकट्ठा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी न्योता देने जाती है या इसकी हैसियत 18 करोड़ को न्योता दे पाएगी? अपने आप लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम का राजनीतिकरण करना चाहती है, एक बार करके देख चुकी है, फिर करके देख ली। मतलब आपको कहना है कि कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, आ रहा हूं सिद्धार्थ आपके पास, आ रहा हूं एक बार सीमा जी के पास। डॉक्टर सीमा मलिक जी, मंदिर को लेकर हलचल है और बीजेपी बिल्कुल फ्रंट फुट पर है। उसी में आज अनाउंसमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया कि साहब भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा एज अ अलायंस पार्टनर, आप यूपीए में भी रही हैं और इंडिया अलायंस में भी एनसीपी एक प्रमुख पार्टनर है, इस यात्रा को कैसे देखती? क्योंकि जो खत्म हो रही है यात्रा वो मुंबई में ही आकर खत्म हो रही है। डॉक्टर सीमा मलिक का निर्णय जो है हम स्वागत करते हैं, इसका बहुत अच्छा निर्णय है उनका। और भारत जोड़ो यात्रा से भी मेरे ख्याल से काफी कांग्रेस को भी फायदा हुआ, उनके अलायंस को भी फायदा हुआ और सभी ने उसका सपोर्ट किया और आज भी हम उसका सपोर्ट करते हैं। और देखिए ये सब चीजें कहना कि उनका रीलॉन्च किया जा रहा है, देखिए वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियन है आज की जो हिंदुस्तान की राजनीति है, और शायद इसीलिए अगर वो कुछ भी करते हैं तो मुझे नहीं पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को इतनी परेशानी होती है। आप भी यात्राएं कर रहे हैं तो हम लोग को तो कोई परेशानी नहीं है, पर मुझे नहीं पता कि अगर राहुल गांधी जी कोई एक न्याय यात्रा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से, और वो भी बेसिकली ऑन द इकोनॉमिक इश्यूज पे वो कर रहे हैं, तो आज देखिए आज देश का जो हाल है, ठीक है आप बोस्ट करते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रहे हैं, पर आप कभी भी बात नहीं करते जो एक गैप है अमीर और गरीब के बीच में जो बढ़ता जा रहा है, जो आज 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है कंट्री का, और जो गरीबों का जो हाल है उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते, कभी भी आप पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करते, और एक ऐसा सोशल मीडिया से प्रोजेक्शन देते हैं कि शायद बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बहुत चंगा है। तो देखिए ये न्याय यात्रा जो कर रहे हैं उसका स्वागत है। मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ पर मणिपुर से स्टार्ट कर रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छी बात है, हीलिंग टच की उनको जरूरत है। जो कुछ उनके साथ पिछले दिनों में हुआ है वो हम सब ने देखा है। और देखिए जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे मुझे पूरा विश्वास है कि जितने जो भी अलायंस पार्टनर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कुछ कॉमन रैलीज भी हों, तो इट्स अ गुड स्टेप, वी वेलकम इट। ठीक है, सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ जी, जब मैंने, क्योंकि आप पहले भी मेरे पास डिबेट में थे, अलायंस का कोई दल अगर कोई गलत बयान देता है तो ये सब ने माना था कि अलायंस के जितने पार्टनर्स होते हैं उस सबको नुकसान होता है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बोलते हैं तो नुकसान कांग्रेस को भी है उतना ही, या एनसीपी को भी है। ये बात लोगों ने मानी। शिवसेना के प्रवक्ता थे, उन्होंने भी कहा कि साहब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में कुछ बोलते हैं और हम अलायंस पार्टनर हैं तो हमसे भी सवाल बॉम्बे में पूछा जाता है। अब कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है, भारत न्याय यात्रा, क्या इसका फायदा अलायंस पार्टनर्स को भी होगा या फिर वो सीमित रहेगा कांग्रेस तक? और क्या माननीय केजरीवाल जी और भगवत मान जी इस बार यात्रा में जाएंगे साथ में, क्योंकि अब तो आप लोग साथ में हो? रजत जी, देखिए भारत में इस तरह की यात्राएं करना बहुत प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। प्रभु श्री राम जी ने भी अयोध्या से रामेश्वरम तक की यात्रा की थी। भगवान बुद्ध भी इतनी यात्राएं किए कि एक राज्य जो बिहार है वो बिहार के नाम पर ही पड़ा है। आदि शंकराचार्य जी ने भी यात्रा की। आचार्य विनोबा भावे ने 20वीं सदी में, आज से ज्यादा नहीं हुआ, 40-50 साल पहले भूदान की यात्रा की, 17 साल की। तो जो भी यात्रा करे उसको शुभकामनाएं हैं, क्योंकि उस यात्रा से कुछ ना कुछ उनको व्यक्तिगत भी लाभ होता है, सामाजिक लाभ भी होता है। उनको जो भी यात्रा करता है उसको देश की समझ आती है।
लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इस देश में ना रजत जी एक परिचय का संकट आया हुआ है, क्योंकि आप देखिएगा, आप अगर हम अस्पताल में जाएंगे तो अस्पताल में डॉक्टर प्रमुख होता है, कोई वकील नहीं। भले वहां वकील भी अस्पताल में हो, लेकिन प्रमुख डॉक्टर होता है। लेकिन वही आप अदालत में चले जाइए तो वहां पर वकील प्रमुख होता है, डॉक्टर नहीं। 2014 से पहले भी भारत था, उसके धार्मिक मार्गदर्शक साधु संत हुआ करते थे। मैंने भी आदि शंकराचार्य जी से ही दीक्षा ली है। अब आजकल ये हो गया है कि संत लोग तो गौण हो गए हैं और भाजपा ने उसको हाईजैक कर लिया है। अब मुझे बताइए कि अस्पताल अगर कोई वकील चलाना शुरू करेगा तो अस्पताल कैसे चलेगा? मुख्य बात यह है कि भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। भारत में किसानों की आय दुगनी होनी थी, नहीं हुई, प्रधान जी ने बोला था। बेटियां नहीं बच रही हैं, चाहे मणिपुर की हो या पहलवान हो, तो बेटी बचाओ भारत के प्रधान जी ने बोला था। अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या महाराष्ट्र में हो। एक खाने की थाली 60 रुपए में आ रही है, जो कि महंगाई बढ़ रही है, सबको पता है। 15 लाख किसी के खाते में नहीं पहुंचे हैं। चीन लद्दाख में है और विश्व गुरु प्रधान जी मालदीव से बाहर हो गए हैं। अब सब कौन ठीक करेगा? अगर भाजपा इसी तरह का उपदेश देते रहेगी, धार्मिक उपदेश, तो ये सब चीजें जो मैंने इससे पहले कही, व्यवस्था की बातें, ये क्या भारत के शंकराचार्य जी 4 शंकराचार्य मिलकर ठीक करेंगे? उनके पास तो सत्ता नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में एक मॉडल दिखाया, जिसे पिछले 10 साल में लोगों ने पसंद भी किया, उसका आशीर्वाद भी मिल रहा है। 10 सेकंड में खत्म आपको कर कहना देता है कि हूं। बीजेपी उस स्थान पर बैठ गई है जहां पर वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही। ठीक है, पॉइंट 10 सेकंड में खत्म कर देता हूं कि कोई भी काम सरकार का काम होता है विशुद्ध सेवा देना, कोई उपदेश देना नहीं। जैसे मोबाइल कंपनी जब डाटा देती है तो सिर्फ डाटा देती है, डाटा के अलावा कोई उपदेश नहीं देती। शिवम एक बार आंसर कर दी, फिर महिमा के पास। वो कह रहे हैं साहब जो काम महंत का था, संत का था, वो काम बीजेपी ने पकड़ लिया है। मुझे तो सिद्धार्थ भाई की आर्गुमेंट ही नहीं समझ में आई कि वो क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा संस्कृत ज्यादा इस्तेमाल कर दिया था ना भाई जी, इसीलिए भाजपा को संस्कृत थोड़ा कम समझ में आती है। आपको आदि शंकराचार्य कौन थे समझ में आ जाता तो समझ में आ जाता। मेरे ख्याल से इंडिया न्यूज के जो दर्शक हैं वो बहुत समझदार हैं, वो समझ गए होंगे अभी तक। सिद्धार्थ एक बार आंसर ले लूं, मैं यही चाहूंगा। आपने 2-3 पॉइंट उठाया, मैं आपका ही पॉइंट लेकर गया हूं। ठीक है। मैं सर आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ, आपके शराब के मॉडल को भी समझ रहा हूँ, आपके दिल्ली को दिए हुए नकली दवाइयों के मॉडल की चर्चा हो रही है। आप कहां से कहां पहुंच गए? सर सुन तो लीजिए, अरे आप बोलते हैं। सिद्धार्थ एक बार आंसर तो सुन लीजिए आप, ये तो गलत मामला है ना। फिर आप 4 लोगों ने बोला, वो सुन रहे थे, उनको अकेले जवाब देना है। नहीं सिद्धार्थ, गलत बात है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सिद्धार्थ एक मिनट, आपने जो सवाल पूछा उसका आंसर आप कह दिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, बात खत्म हो जाए। सिद्धार्थ आंसर। मैंने कहा ना भाई, जिस पार्टी के 4 बड़े नेता जेल में हो, भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर में भी जेल में हो और कोर्ट के आदेश के बाद जेल में हो, आप उनसे इस प्रकार की बरगलाने की स्थिति को समझ सकते हैं। मैं उनकी हताशा के साथ में सहमत हूं कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए कि देश को एक दशा और दिशा देने का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो और क्या उनकी 7 पुश्तें भी अगर लग जाएंगे अरविंद केजरीवाल साहब की, तो भी वो पूरा नहीं कर पाएंगे। सोचना भी नहीं चाहिए, सोचना भी अन्याय है उनके लिए। तो आपको तो ये सोचना चाहिए कि ये वो प्रधानमंत्री हैं जिसने देश को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया। फ्रजाइल 5 से टॉप 5 इकोनॉमी में लाने का अगर काम किसने किया तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब कौन सी बातें कर रहे हैं साहब? हेल्थ, मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं उनकी हताशा से सहमत हूँ। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। आ रहा हूँ, एक बार महिमा को जोड़, आ रहा हूँ सिद्धार्थ, एक मिनट। शिवम एक मिनट, आ रहा हूँ एक बार एडवोकेट महिमा के पास। एडवोकेट महिमा, शिवम छावड़ा जी ने, क्योंकि इस वक्त आप आंसर देना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मुझे एक ओपनिंग कमेंट्स चाहिए थे, मैं ओपनिंग कमेंट्स लेने चला गया। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर महिमा जी, मैं सवाल एक बार कंप्लीट कर लूं। एक मिनट, मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कविता से शुरुआत की थी उसका एक और मैं सिर्फ सवाल में ऐड ऑन कर लूं, हो सकता है आपसे स्लिप हो गया। उन्होंने कहा कि साहब रीलॉन्चिंग ऑफ राहुल गांधी है, ये शिवम छावड़ा ने बोला। आप कंप्लीट करिए। सारे सुन लिए, मैं सारी बातों पर आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले बहुत आवश्यक है आपके दर्शकों को ये पढ़कर सुनाना कि इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वो अंधा है जो शासन जो चल रहा हो बंदूक की नली से। हत्यारों का धंधा है,
यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। ये भाजपा के लिए है, समूचे भारत की ओर से। जब वो राहुल गांधी के लॉन्च की बात करते हैं तो वो कर्नाटक में, हिमाचल में जो पटकनी भाजपा ने खाई है उसे भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी खोई जमीन पाई है। माना कि 3 राज्यों के चुनाव हमने हारे हैं और उसके अंदर भी हम जो आत्ममंथन चिंतन कर रहे हैं वो जारी रहेगा, लेकिन उसके बावजूद अभी जो 2-3 बातें बड़ी जरूरी कही थी भाजपा के प्रवक्ता ने, आंतरिक लोकतंत्र की बात ये कर रहे थे रजत जी। हाँ। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है जब भाजपा आंतरिक लोकतंत्र की बात करती है। एक पार्टी जिसमें नड्डा जी कैसे अध्यक्ष बन जाते हैं उसका कोई प्रक्रिया किसी को पता नहीं है। कांग्रेस में खड़गे जी कैसे अध्यक्ष बनते हैं उसकी प्रक्रिया भी मालूम है, और खड़गे जी के जो कद्दावर व्यक्तित्व का इतिहास भी सबको मालूम है, वजूद भी सबको मालूम है। ऐसी भाजपा के प्रवक्ता जब आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो कुछ समझ नहीं आता और हास्यास्पद लगता है, और जनता सब देखती है। दूसरी बात, इन्होंने भारतीय संस्कृति की बात की। अभी आप जाइए और अयोध्या के अंदर पुरोहितों से बात कीजिए, क्योंकि हम रोज उनके बयान सुन रहे हैं, रोज वायरल हो रहे हैं अयोध्या के पुरोहितों के बयान, जो ये कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति के विरुद्ध होगा अगर विवाहित होते हुए पत्नी को घर बैठाकर अकेले आ जाएंगे वहां उद्घाटन करने, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में। जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को जिस तरह से पीछे धकेला गया है वो तो सर्वविदित है ही, वो तो संस्कृति के खिलाफ है ही। लेकिन एक विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को घर में बैठा करके उसका बहिष्कार कर करके जब आता है संस्कृति का कर्ताधार बनने, तो इससे हास्यास्पद कुछ और हो नहीं सकता। शिवम एक बार रिप्लाई दे दीजिए, फिर मुझे जाना है रविंदर जी के पास। शायद भूल जाते हैं। आ रहा हूँ शिवा जी, आ रहा हूं। मुझे दुख इस बात का है कि अभी केवल आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी की उपलब्धता के बारे में बता रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जी कांग्रेस के शिखर पर किस उपलब्धि के कारण पहुंचे थे इसका जवाब शायद महिमा जी नहीं दे पाएंगी। सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष क्यों बनी और उनमें ऐसी क्या उपयोगिता थी, उनकी ऐसी क्या उपलब्धता थी कि जिसके कारण वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, इसका उत्तर वो नहीं दे पाएंगी। और राहुल गांधी जी सोनिया जी के पुत्र होने के नाते वहां अध्यक्ष में नहीं थे, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि उनकी कोई नेतृत्व क्षमता थी क्या जब उनको अध्यक्ष बनाया। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का तर्क जब वो देते हैं तो शायद खुद अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। और कहीं ना मैंने कहा आपको लीडर ऑपोजिशन राष्ट्रपति बनाने के लिए मिलते हैं, आपको जब कोई नहीं मिलता तो आपने कांग्रेस का अध्यक्ष भी जो है खड़गे जी को बना दिया कि साहब फेस सेफ मैसेज खेलते हैं। नड्डा जी के पिताजी के बारे में कितनी बार जानती हैं आप महिमा जी, ये तो बता दीजिए। आपका नितिन गडकरी जी के पिता के बारे में क्या जानती हैं, ये भी बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के बारे में आप क्या जानती हैं, ये भी तो बताइए। अमित शाह जी के पिताजी के बारे में आप क्या जानती हैं, ये बताइए। उनकी माता जी के बारे में क्या जानती हैं, आप ये बताइए। इसलिए हमें मत ध्यान दीजिए आंतरिक लोकतंत्र का। ठीक है, मैं छोटा जवाब, फिर रविंद्र प्रताप जी के पास जाना है। लेकिन आपको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए महिमा जी कि आप किस पद पे खड़ी हैं। इनसे पूछा ये गया रजत जी कि भाजपा में कौन सी प्रक्रिया से अध्यक्ष चुना जाता है, वो तो ये बताने में नाकाम है क्योंकि कोई प्रक्रिया है ही नहीं। नामांकन होता है, कौन से 3 राज्यों के हस्तक्षेप न करे, इन्हें कहीं हस्तक्षेप न करे, बौखलाए नहीं, क्योंकि अब हम जब तर्क देते हैं सोनिया गांधी जी, अब देखिए सवाल पूछते हैं पर सुनने का धैर्य इनके पास है नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आंच ना आ जाए, इनके चीफ कैंपेनर के नाम पर आंच ना आ जाए। और सुन लीजिए, धैर्य रखा कीजिए, जरा धैर्य रखा कीजिए, काम लीजिए धीरज से, जरा धीरज से काम लेना चाहिए। प्रवक्ता चर्चा करेंगे तो फिर हम चुप्पी साध लेते हैं, अगर ये इस तरह से चर्चा होने देंगे आप। इन्होंने सवाल उठाए, उत्तर लेने का धैर्य ही नहीं है, इतनी बौखलाहट। इन्होंने पूछा सोनिया गांधी कौन सी प्रक्रिया से चुनी गई, चुनाव से चुनी गई। राहुल गांधी कौन सी प्रक्रिया से, चुनाव से चुने गए। खड़गे जी चुनाव से चुने गए, खड़गे जी को किसी ने पकड़ के बनाया और कितने सुचारू रूप से पूरे संगठन को चला रहे हैं वो भी सर्वविदित है, देश जानता है, देश देख रहा है। उसी तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भाजपा ने मुख्यमंत्री पर्ची खोलकर कैसे बनाए वो भी देश देख रहा है। किस तरह से नड्डा जी को बनाया जाता है। हिमाचल, मैंने पॉइंट ले लिया, एक बार रविंद्र प्रताप जी के पास जाना है। रविंद्र जी, हिमाचल हारने पर भी उनसे नड्डा जी से कोई इस्तीफा नहीं मांगता, ये भाजपा का। ठीक है, पॉइंट लेकर आ रहा हूं। रविंदर जी आपके पास, उसका सीमा जी आपके पास। रविंदर जी, अलायंस के एक पार्टनर टीएमसी भी है, उसने ये सवाल उठाया, उसने कहा कि साहब जहां पर
बीजेपी को टीएमसी ने हराया है, वहां राहुल गांधी बंगाल में यात्रा क्यों कर रहे हैं, ये एक सवाल उठा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो यात्रा है ये सबको साथ लेके, हालांकि हमने देखा कि जब इस यात्रा की शुरुआत हो रही थी कन्याकुमारी से, वहां स्टालिन साहब थे, बीच में जितने भी अलायंस के पार्टनर थे उस वक्त, इंडिया अलायंस नहीं बना था यूपीए के, वो सब उस प्रदेश में मिले। तो क्या ये अलायंस की यात्रा नहीं होनी चाहिए थी कि जो अलायंस के पार्टनर है वो भी साथ में आ सके? ये कांग्रेस की न्याय यात्रा क्यों है? रजत भाई साहब, आपको मैं 2004 याद दिलाऊं। इंडिया शाइन कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी दो हस्तियां मौजूद थी और हम विपक्षी लोग एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। ध्येय एक ही था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, एक दूसरे की बुराई भी कर रहे थे अपने मंचों से। ठीक है। फिर हमने सरकार बनाई और 10 साल तक सरकार चली। सरकार में रहते हुए भी जो मुझे याद है कि 11 विधेयक पे हम एक दूसरे के विरुद्ध आए, इसी को लोकतंत्र बोलते हैं, यही वास्तविक लोकतंत्र है। तो अगर टीएमसी कोई बात कर रही है, आम आदमी कोई पार्टी कोई बात कर रही है, सपा कोई बात कर रही है, कांग्रेस कोई बात कर रही है, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। एक चीज मैं सहमत हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि हताशा है। हताशा ही नहीं, इतना सहमत हूं कि मैं निराशा भी है। कारण बता दूं मैं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज हो गया, कर्जदार देश हो गया है, हमको वार्निंग भी मिल गई है। उन्हीं के नेतृत्व में पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में हमारा आयात निर्यात घटा 265 अरब डॉलर और मोदी जी के जो मित्र देश है चाइना से, उसे 100 अरब डॉलर हो। इसलिए हताश और निराश है हम लोग। रुपया जो 57 था अब वो बढ़ के 83, 84, 85 तक पहुंच जाता है। गरीबी में हम 65वें नंबर पर पहुंच गए हैं, इसलिए हताश है। बेरोजगारी दर 8 और 9 के बीच में झूलती रहती, इसलिए हताश है। प्रति व्यक्ति आय का बुरा हाल है, इसलिए हताश रहते हैं। ये कह के आए थे कि भाई हमारे अंदर कोई घोटाला वोटाला नहीं होता है। जब कैग ने इनका घोटाला खोल दिया तो उस अधिकारी को ही हटा दिया गया, इसलिए हताश है। विपक्ष मुक्त संसद बना दिया इन्होंने, इसलिए हम लोग हताश हैं। इस हताशा का परिणाम 2024 में दिखेगा और उस हताशा को हटाएंगे हम देश की जनता से और जनता प्रफुल्लित होगी। ठीक है, आ रहा हूं डॉक्टर सीमा मलिक के पास। डॉक्टर सीमा मलिक, लोग दो चीज कहते हैं। पहले बीजेपी इस बात को कहती है कि साहब ये एक बार आप फिर से राहुल गांधी को रिलॉन्च करना चाहते हैं। दूसरा, यात्रा जब होती है तो वो काफी दिनों तक चलती है। आप देखिए, लगभग जनवरी से शुरू हो रही है, 20 मार्च तक रहेगी। बिल्कुल पीक टाइम रहेगा चुनाव प्रचार का, उसी के जस्ट बाद लोकसभा इलेक्शंस होंगे। तो क्या यात्रा से राजनीति में फायदा होता है? इसके कई उदाहरण ऐसे भी हैं जो आप कह सकते हैं कि हाँ नहीं साहब फायदा हुआ है। कई उदाहरण ऐसे भी हैं कि वो बैकफायर किया कि साहब सब लोग यात्रा में लग गए, चुनाव मैनेजमेंट नहीं हो पाया। सीमा जी। सीमा जी, आपको मेरा सवाल सुनाई पड़ा कि आपको आवाज मिल रही मेरी? ठीक है, ठीक है, आ रहा हूं एक बार सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ, मैं फिर आता हूं उसी पर, राम मंदिर पर। आपने मुद्दे गिनाए 3-4, ठीक है, बिल्कुल एज राजनीतिक दल आप बोल सकते हैं, लेकिन मंदिर भी करोड़ों अरबों की आस्था का केंद्र है। लंबे समय तक मंदिर पर भी राजनीति हुई, अब मंदिर जनता के लिए भी खुलने जा रहा है, भव्य मंदिर बन के तैयार है। तो जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को 2014 से बीजेपी ने आगे बढ़ाया, जीर्णोद्धार किया है पुराने मंदिरों का, काशी कॉरिडोर, उज्जैन कॉरिडोर, बद्रीनाथ का जीर्णोद्धार, ये सारी चीज भी जनता देखती है और मैं खुल के कहूंगा मेजॉरिटी पॉपुलेशन देखती है और कहती है कि नहीं साहब कोई काम कर रहा है, तो वोट क्यों नहीं? सिद्धार्थ जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, जैसा मेरा नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ मेरा नाम हो जाने से मैं इस गलतफहमी में नहीं रह सकता कि मैं गौतम बुद्ध बन गया हूँ। मेरा नाम होना एक बात है और आप उस काम के लायक हैं या नहीं, एक अलग बात है। तो भाजपा जब विकास यात्रा की बात करती है तो भाजपा के अभी प्रवक्ता जी बोल रहे थे, मैं आदि शंकराचार्य का नाम ले रहा था, वो आबकारी नीति की बात कर रहे थे। मैं श्री राम का नाम ले रहा था, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह और विधुड़ी जी की भाषा में जवाब दे रहे थे।
तो बात यह है कि जब भाजपा विकास यात्रा की बात करती है तो भाजपा के प्रवक्ता ने किसी चीज का जवाब नहीं दिया कि किसान की आय दुगनी नहीं हुई, मणिपुर की समस्या क्यों है, लद्दाख में चीन क्यों घुस गया और मालदीव से भारत के प्रधान जी को, विश्वगुरु को बाहर क्यों निकाल दिया गया। तो बात यह है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब आप रजत जी बात करते हैं, ये शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक आश्चर्य आपको होगा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अपने आप में एक ऐसा सवाल है। मुझे ये बताइए कि पूरा का पूरा यूरोप छोड़ दीजिए, जिसे मिडिल ईस्ट कहा जाता है, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक ही संस्कृति है लेकिन एक राष्ट्र नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ना अपने आप में एक विरोधाभास भी लिए हुए है, क्योंकि मिडिल ईस्ट पूरी की पूरी एक संस्कृति, एक भाषा, एक धर्म, तीनों एक होते हुए भी पूरा मिडिल ईस्ट एक देश नहीं बना है। तो राष्ट्र की जो परिकल्पना है, राष्ट्र की परिकल्पना ये विदेशी परिकल्पना है। इस देश में भारत को आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे कहा जाता है, जहां पर की जियोग्राफी से उसको कम और विचारों से उसको भावना से ज्यादा लिया जाता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य आज से 1200 साल पहले जब घूमने निकले थे तो वो केरल से लेकर कंदहार अफगानिस्तान तक चले गए थे। उनका अफगानिस्तान, वो जब अफगानिस्तान गए थे, वो आज इस देश में नहीं है, लेकिन उनके अनुसार विचारधारा में आप किसी चीज का जब आप प्रचार करते हैं, आप जब अपनी बात को लोगों के सामने रखने का प्रयत्न करते हैं, लोगों को आप समझते हैं, तो आपके लिए कोई भी सीमा फिर वो सीमा नहीं रह जाती। जिस तरह से पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, तो विचार उस ढंग का होता है। भाजपा के साथ समस्या यह है कि वो जब ये काम करती है, हमें जैसे दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजती है मुफ्त में, वो चाहे अयोध्या जी हो या वेलंकनी तमिलनाडु में हो या अजमेर शरीफ हो, हम लोग सब वैष्णो देवी हो, सब जगह भेजते हैं। संस्कृति क्या होती है, आस्था क्या होती है और सरकार को आस्था पर कितना काम करना चाहिए दिल्ली सरकार जानती है, लेकिन वो इस कीमत पर नहीं हो सकता कि हम स्कूल ना खोलें, वो इस कीमत पर नहीं हो सकता कि हम अस्पताल ना खोलें। भाजपा ये बताए कि भाजपा ये बताए कि जब वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर उपदेश देती है तो इस देश में भारत के जो ताजा अपराध दर है, वो अपराध दर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बढ़ कैसे रहा है? अगर इतनी इस देश में धार्मिकता बढ़ रही है तो अपराध तो घटने चाहिए ना सर। ठीक है, आ गया डॉक्टर सीमा मलिक के पास, आ रहा हूं, जवाब ले रहा हूं शिवम से। एक बार सीमा मलिक के पास। सीमा जी, एक तरफ धर्म की बात है और दूसरी तरफ न्याय की बात, जो न्याय यात्रा नाम दिया, दूसरी तरफ धर्म यात्रा की बात। धर्म और न्याय, इन दो चीजों के बीच में भिड़ंत है 24 के लिए। देखिए, धर्म और न्याय के बीच में कोई भिड़ंत नहीं है, तरह से अपन ने इसका पोलराइजेशन करा है। और देखिए, अभी महंतों की बात करी महिमा जी ने, तो मुझे भी ये बात लगी कि अभी मैं 2-3 दिन पहले ही कोई किसी महंत को सुन रही थी जो ये कह रहे थे कि अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है और शायद ये कार्यक्रम अगर रामनवमी के दिन रखा जाता है तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और देखिए, एज ए हिंदू मुझे गर्व है कि मंदिर बन रहा है, खुशी है इस बात की कि मंदिर बन रहा है। पर यदि अधूरा मंदिर है और अगर उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं तो वो भी देखिए, मैं तो कोई साधु महात्मा नहीं हूँ, पर अगर कुछ लोगों ने ये बात बोली है और वो भी बहुत बड़े महंत ने बोली है, तो वो भी एक विचार करने योग्य बात है। और जहाँ तक ये कहना कि हम लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, भाई राजनीतिकरण कौन कर रहा है मंदिर का, ये सब जानते हैं। हम लोग तो शुरू से ये सुनते हैं कि वर्क इज वर्शिप, अगर आप अपना काम ठीक से करते हैं तो उससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। और पूजा हम लोग कभी दिखावे के लिए नहीं करते। देखिए, जिस तरह से आज इस तरह की चीजें हो रही है, वो वाकई मुझे तो देख के बहुत, बीइंग अ डॉक्टर भी मुझे बहुत आश्चर्य होता है। हम लोग हमेशा ऐसे ही सुनते आए थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, कबीरदास के दोहे पढ़ कर हम लोग बड़े हुए। तो देखिए, राजनीतिकरण ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। और यहाँ तक न्याय की बात है, ये भी एक बिल्कुल सत्य बात है। अभी किसी प्रवक्ता ने कहा कि भूखे पेट भजन न होत गोपाला। तो देखिए, जो एक इकोनॉमिक इशू है वो तो है ही है। और ये जो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, एक आर्थिक न्याय के लिए, एक सामाजिक न्याय के लिए और एक राजनीतिक न्याय के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, आर्थिक न्याय बहुत जरूरी है। आज देश में केवल कुछ लोगों की संपत्ति बढ़ी है और जिस तरह से गरीब लोगों का जो हाल है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह से देखिए, एक डिमांड नहीं है, इकोनॉमी की बात अगर आप करते हैं तो एक जो डिमांड का इशू है उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, जो कि शायद मेरे ख्याल से इस गवर्नमेंट को इस बात का कोई ख्याल नहीं है।
और जो इश्यूज हैं कॉमन लोगों के वो बहुत जरूरी हैं। ठीक है, पूजा हम सब करते हैं और हम जानते हैं कि सबकी आस्था है, और पर ठीक है। जिस तरह से केवल आप मंदिर पे अगर आप ये जीतना चाहते हैं इस इलेक्शन को, तो मैं तो कोई भी इस बात को अप्रिशिएट नहीं ठीक है, करेगा। पॉइंट टेकन। आ रहा हूं, एक बार जवाब लेता हूं शिवम। जी। शिवम, दो तीन चीजें हैं। पहला डेवलपमेंट की बात, दूसरा बुनियादी चीजों की बात, और तीसरा धर्म की राजनीतिकरण करने का आरोप आप पे। शिवम। देखिए, डेवलपमेंट की जहां तक विषय है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, हम तो बात ही विकास की कर रहे हैं, हम अपनी डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं। आज घर घर नल, घर घर जल की बात अगर किसने की तो भारतीय जनता पार्टी ने करी। आज हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज ऐसा घर की नहीं है कि पहले गृहिणियों बिजली को नहीं एलपीजी थी। की व्यवस्था नष्ट किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उज्ज्वला स्कीम की जो पॉपुलैरिटी है और मुझे लगता है उसकी जो सक्सेस रेट है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। किसान सम्मान निधि के उज्ज्वला माध्यम से स्कीम डायरेक्ट सक्सेसफुल देश की सरकार ने इंश्योर किया कि देश के किसानों तक, उनकी जेब तक, उनके बैंक अकाउंट तक किसान सम्मान निधि बिना किसी हिंड्रेंस के पहुंच पाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। हमने बात नहीं कही, हमने करके दिखाया है। और अभी बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि अभी सिद्धार्थ भाई भी बोल रहे थे और डॉक्टर सिंह मालिक भी बोल रही थी। निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूँ, वी आर ओनली टॉकिंग ऑन डेवलपमेंट। हम विकास की बात कर रहे हैं, आप धर्म की बात, अब आप मुझ पर ये थोपे हैं कि साहब आप राम मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत आस्था और बहुत गर्व का विषय है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। आस्था का विषय हमारे लिए भी है। इस अयोध्या जी के अंदर में सीमा जी, आज नहीं 500 साल के संघर्ष के बाद में राम मंदिर की स्थापना हो रही है। भगवान राम जी की, लला जी की मूर्ति वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगर उसकी बखान कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है मुझे कहना, तो ये भी तो मेरा राइट है। इस देश के अंदर हर व्यक्ति को अपनी पूजा पाठ करने का अधिकार है, तो मेरे भी तो अधिकार है। मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूँ। अब आप इसको मेरी राजनीति से मत जोड़िए। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको मुझसे डिबेट करनी है तो राजनीति पे डिबेट कर सकती हैं। ठीक है, डेवलपमेंट महिमा इशू पे जी, डिबेट कर सकते हैं, बीजेपी कह लेकिन रही है कि साहब धर्म का हम मामला तो राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। कहा वो मंदिर ट्रस्ट है, वो जिसको उचित समझता है उसको इनवाइट भेज रहा है, कांग्रेस को भी इनवाइट किया हुआ है, वो अपने हिसाब से बुला रहा है। वो मंदिर का अपना ट्रस्ट है, उसमें बीजेपी को आप बीच में क्यों बार बार ला रही हैं महिमा जी? देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता एक बार फिर से बड़ी निर्लज्जता से जब बात कर रहे थे योजनाओं की, घर घर नल, घर घर जल योजना की, पीएम आवास योजना की, बड़े गौरव से बात करते हैं भाजपा के सभी प्रवक्ता, और फिर ये जवाब नहीं देते इस बात के कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के ऊपर एक्शन क्यों लिया गया। जब रिपोर्ट्स बाहर आई तो उन रिपोर्ट्स में बताया गया कि पीएम आवास योजना का झूठ क्या है असल में। घर घर नल, घर घर जल वाली योजना में तो संसद के पटल पर जब इनसे डेटा मांगा गया तो भाजपा सरकार के पास, मोदी सरकार के पास कोई डेटा नहीं था देने के लिए। पता चला कि कितना झूठ बोला गया है। आयुष्मान योजना का झूठ हमने कैग रिपोर्ट के माध्यम से देखा। तो ये तो रही इनकी झूठ और सच की बात, जो ये बार बार दोहराते हैं और फिर हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है उसी कैग की रिपोर्ट, जिस कैग की रिपोर्ट के बलबूते पर इन लोगों ने हल्ला मचाया था 2014 से पहले, आपको याद होगा। अब दूसरी बात ये कि ये जब ये लोग बात करते हैं इस तरह की संस्कृति की या धर्म की, मर्यादा की, तो उसी कविता का एक छोटा सा अंश और आखिरी पढ़ देती हूँ कि आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वो तुम्हारा यार, चाहे धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। और शिवम जी, कुछ लाइन वाइन आप लिख के लाए हो, कुछ कविता लाए हो, लगातार 3-4 लाइनें वो बिल्कुल लेके आई हैं और तैयारी के साथ आई हैं। शिवम भाई, इस देश के अंदर आज आत्महत्या का जो बढ़ता दर है, रजत जी सुनिए, बड़ी संजीदा बात है, बड़ी संजीदा बात है कि गांधी के हत्यारे का ये माल्यार्पण करते हैं। इस देश के अंदर जब तथ्य बाहर आते हैं कि राम मंदिर केवल धर्म से ऊपर है, किसानों ने कितनी आत्महत्याएं की। आज काशी में जब कॉरिडोर का विकास होता है तो काशी कॉरिडोर के विकास के अंदर केवल हिंदुओं का फायदा नहीं होता है। काशी कॉरिडोर ये जब बोल ही रहे हैं तो उनसे पूछिए भारत माला के अंदर कितनी सड़कें ढह गई, वो सड़कें क्यों ढह गई, कितनी वंदे मातरम ट्रेन जो है वो एक्सीडेंट की जद में आ गई, वो क्यों आ गई, सुनने की तो हिम्मत रखिए। क्यों बालेश्वर में जो ट्रेन का हादसा हुआ था पहुंचने के लिए दिन लग रहे थे, वो क्यों आ गई? कवच कहाँ था? आज कवच करने की जरूरत पड़ जाए, ये भी संभव है। कवच कहाँ था? ये बात को सामने नहीं आने देना चाहते।
जब जब सत्य सामने आएगा भाजपा का प्रवक्ता चिल्लाएगा मैं ये कह रहा हूँ इसके कि गांधी राहुल के गांधी हत्यारे जी हैं, की मानवता के विनोद पाटिल का हत्यारे हिस्सा हैं, बनी है, रामलला आपको के मुबारक ऊपर भी हो। जैसे इसमें कोई संसद का दिक्कत 2 नहीं बार है। उद्घाटन किया था ना लेकिन- इन्होंने। रजत जी, एक अंतिम बात बोल रही हूँ, जरा इन्हें चुप करा अरे लें तो भाई जनता आप बोले तक हमारी बात पहुंच जाए। सिस्टम है कि नहीं है? एक इन्हीं की कविताएं सुनवाना है था आपने क्या रजत इनको अलग से जी, समय दे इन्हें दीजिए। शांत करेंगे आप। महिमा जी एक बार जो आपने 2-3 कविता पढ़ी है, जो धर्म के ऊपर आपने एक आरोप लगाया है, एक बार शिवम भाई आंसर दे दीजिए, तब आता हूं आपको। इनकी निराधार बातें हम आपने चुपचाप अगर सुनते महिमा हैं। जी की कविताओं का संग्रह करना है तो अलग विषय है। नहीं, मैंने आपको लेकिन समय अगर दिया, मुझे मैंने तो आपसे बोलने कहा को बोले- कि वो पूरी तैयारी के साथ आई है, 3-4 अच्छी कविताएं उन्होंने सुनाई हैं। आपके पास भी कोई कविता हो, मेरी 2 कविता लाइन हो नहीं तो है, आप सुना सर्वेश्वर सकते हैं। दयाल सक्सेना की कविता मैं कवि आज नहीं हूँ कवियों मेरे की भाई, कविताएं मैं हैं। बड़ा सादगी से एक बात कह रहा हूँ कि मैं बड़ा लॉजिकल आर्गुमेंट दे रहा हूँ। यदि काशी कॉरिडोर का विकास होता है, कल्पना लॉजिक करिए का केवल तो हिंदुओं का भाजपा हो रहा है नहीं क्या? जानती। अगल बगल भाजपा रहने तो वाले लॉजिक मुसलमान का परिवार एल या भी नहीं क्रिश्चियन जानती। परिवार जिनका वहाँ पे जिनका उद्योग बढ़ेगा, उनको लाभ नहीं मिलेगा क्या? आज देश के अंदर में जितनी योजनाएं सरकार चला रही है, केवल एक धर्म विशेष के लोगों को लाभ मिल रहा है क्या? वो ढह वहाँ पे क्या जाती है, किसी पहली और बारिश में ढह धर्म के जाती लोग है को वो। उसको वो फायदा आपकी नहीं मिल रहा है योजना क्या? आपकी तो इस भारत प्रकार की माला, अनावश्यक आपकी बात वंदे करने का लॉजिक नहीं पहली है। बारिश में आप पहले कविताओं के एक्शन माध्यम लेते से हैं, ढह जाती बात को हैं। डाइवर्ट जरूर कर और तब सकते हरी हैं, झंडी दिखाने लेकिन वाले ठीक है। भाग समझ रहा जाते हूँ। हैं, नदारद हो ठीक जाते है, हैं। वक्त की थोड़ी कमी है, मैं सभी मेहमानों से माफी के साथ रोक रहा हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और देश का सवाल का हिस्सा बने। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने आज इस बात का ऐलान किया कि यात्रा वर्जन 2 फिर से शुरू होगी मणिपुर से लेकर मुंबई तक। दूसरी तरफ बीजेपी की धर्म यात्रा, ये दोनों ही यात्राएं बड़ी यात्रा यानी 2024 की चुनावी यात्रा से सीधे तालमेल खाती है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।